हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि ये कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। चलिए तो हम देख लेते हैं आज 3 जनवरी 2023 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की अंडर 18 टीम ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा की टीम ने यह गेम जीता है। हॉकी हरियाणा की महिला टीम ने 30 दिसंबर को भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में फाइनल में मध्य प्रदेश को 2-0 से हराकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में महिला अंडर 18 क्वालीफायर खिताब जीता। और टीम में हिसार जिले की 9 बेटियां शामिल रही और इस जीत के साथ ही हॉकी टीम ने वर्ष 2022 का स्वर्णिम अलविदा कहा। और इससे पहले हरियाणा की टीम ने सेमीफाइनल में झारखंड को 4-2 से हराया था। इसमें सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर रही है कविता जो हरियाणा से है, सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर रही है योगिता वर्मा जो मध्य प्रदेश से है, और सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर रहा है कौन, मनीषा जो हरियाणा से है। सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर रहा है भूमिका साहू जो मध्य प्रदेश से है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार फोर्ड इंडिया के विनिर्माण संयंत्र का अधिग्रहण पूरा कौन सी कंपनी करेगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, टाटा मोटर्स से इसका पूरा अधिग्रहण करने जा रही है। टाटा मोटर्स अब जनवरी 2023 में फोर्ड इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को स्टार्ट करने के लिए तैयार है और साणंद स्थित इस प्लांट में टाटा अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बना सकती है। और कंपनी का कहना है कि फोर्ड इंडिया के प्लांट को 10 जनवरी से पूरी तरह से अधिग्रहण कर लिया जाएगा। और इस साल अगस्त में कंपनी ने घोषणा की थी कि उसके सहयोगी टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड गुजरात में फोर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सानंद प्लांट का अधिग्रहण करेगी और यह अधिग्रहण 725.7 करोड़ रुपए में होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अदानी ग्रुप ने रॉय दंपति से कितने फीसदी हिस्सेदारी हासिल की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 27.26% हिस्सेदारी हासिल कर ली। अदानी समूह ने NDTV के संस्थापक प्रणय राय और उनकी पत्नी राधिका रॉय के पास मौजूद 27.26% शेयरों की हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है। और अदानी एंटरप्राइजेस की ओर से इसकी जानकारी दी गई है और कंपनी की ओर से कहा गया है कि कंपनी की परोक्ष सब्सिडियर और NDTV के प्रवर्तक ग्रुप में शामिल RRPR ने मीडिया हाउस के संस्थापक प्रणय राय और उनकी पत्नी राधिका रॉय की 27.26% हिस्सेदारों को परस्पर अंतरण के माध्यम से अधिग्रहण कर लिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वदेशी भुगतान एप्लीकेशन भीम ने कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 6ठी वर्षगांठ मनाई है। देश में ही विकसित ऑनलाइन भुगतान प्रणाली भीम यानी भारत इंटरफेस फॉर मनी की 6ठी वर्षगांठ है। और इस साल 2016 में इस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया था। और भीम एक ऐसा बायोमेट्रिक भुगतान प्रणाली ऐप है जिसमें आधार संख्या का इस्तेमाल किया जाता है और इसका उपयोग सभी प्रकार के मोबाइल में किया जा सकता है। बैंक अकाउंट के आधार गेटवे से जोड़ने के बाद केवल अंगूठे के निशान से इस ऐप द्वारा अदायगी कर दी जाती है। भीम ऐप वित्तीय लेनदेन हेतु भारत सरकार के उपक्रम भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा आरंभ किया गया और एक मोबाइल ऐप है। और इस ऐप का नामकरण भीमराव अंबेडकर के नाम पर किया गया। और भीम के लिए सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सभी बैंकों में काम करता है और जब उनके पास अलग अलग बैंकों में कई खाते होते तो यूज़र को अलग अलग ऐप का यूज़ करने की आवश्यकता नहीं होती है। और यदि यूज़र के 3-4 UPI इनेबल बैंकों के अकाउंट है तो भीम ऐप के जरिए बैंक से जुड़े सभी काम कर सकता है। और भीम ऐप के जरिए कई मोबाइल वॉलेट खातों के समय और बाधाओं को बचाकर कैशलेस लेन देन कर सकते हैं। तो यह जानकारी देखी हमने भीम ऐप के
बारे में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए परियोजना शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु राज्य सरकार ने अभी पहल योजना शुरू। तमिलनाडु सरकार ने एक परियोजना के जरिए नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए आदेश जारी किए और इस देश में अपनी तरह के पहली परियोजना बताया जा रहा है। सरकार ने कहा है कि 25.14 करोड़ रुपए की लागत वाली यह परियोजना 2022 से 2027 के दौरान लागू की जाएगी और उपकरणों की मदद से तहर की संख्या का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण किए जाएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख के योगदान पर एक पाठ शामिल किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने यह भी कदम उठाया है। ऐसा आंध्र प्रदेश सरकार ने 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख के योगदान पर एक पाठ शुरू किया और फातिमा शेख भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका और भारत की सबसे महान समाज सुधारकों शिक्षिकाओं में से एक थी। उन्हें प्रसिद्ध समाज सुधारक दंपति ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई को आश्रय देने के लिए जाना जाता था और जिन्होंने बालिकाओं की शिक्षा के लिए काम किया था। ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने जाति व्यवस्था और पुरुषवाद के खिलाफ पहल की और फातिमा शेख को फुले दंपति के बॉम्बे प्रेसिडेंसी में पूना में पूर्व के घर में पहला लड़कियों का स्कूल शुरू करने की अनुमति देने का श्रेय दिया जाता है और फातिमा शेख फुले दंपति द्वारा चलाए जा रहे सभी 5 स्कूलों में पढ़ाती थी और उन्होंने अपने दम पर 1851 में मुंबई में 2 स्कूलों की स्थापना की और फातिमा शेख संथिया फर्रार द्वारा संचालित एक संस्थान में सावित्रीबाई फुले के साथ शिक्षक प्रशिक्षण लिया और हालांकि उसे वह मान्यता नहीं मिली जिसकी वजह हकदार थी और वह देश के गुमनाम नायकों में से एक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में इसका सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। हाल ही में सतर्क नागरिक संगठन एसएनएस ने सूचना का अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई अधिनियम 2021-22 के तहत जवाबदेही रिपोर्ट कार्ड जारी किया जो दर्शाता है कि तमिलनाडु आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है जिसकी निपटान दर 14% है और आरटीआई की जवाबदेही में दूसरा सबसे खराब स्थिति वाला राज्य है महाराष्ट्र जिसकी निपटान दर 23% है और इस मूल्यांकन भाग के रूप में दायरा आरटीआई आवेदन के जवाबों में केवल 10 चुनाव आयुक्तों में पूरी जानकारी प्रदान की गई है और इनमें आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल थे और बिहार राज्य सूचना आयुक्त जो वर्ष 2020-21 के प्रकाशित आकलन के लिए आरटीआई अधिनियम के तहत कोई भी जानकारी प्रदान करने के लिए विफल रहा था और उन्होंने अपने प्रदर्शन में काफ़ी सुधार किया और इस निपटान दर में 67% है। देश भर में बड़ी संख्या में सूचना आयुक्तों के बिना कोई आदेश पारित किए मामले वापस कर दिए जाते थे और उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश ने प्राप्त अपीलों या शिकायतों में लगभग 40% को वापस कर दिया और 18 सूचना आयुक्तों में से 11 ने बिना कोई आदेश पारित किए अपील या शिकायत वापस कर ली है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का फिस्कल डेफिसिट 2022-23 अप्रैल-नवंबर में लक्ष्य का कितने प्रतिशत रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 58.9%। वित्त वर्ष 2022-23 के अप्रैल से नवंबर के बीच में भारत का राजकोषीय घाटा 9.78 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया जो कि घरेलू वित्त वर्ष के लिए केंद्रीय बजट का 16.61 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य का 58.9% है और सरकारी आंकड़ों से यह जानकारी आई है कि लेखा महानियंत्रक सीजीए के आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष के 9.91 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य का राजस्व घाटा 5.73 लाख करोड़ रुपए या 57.8% रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के बरगढ़ में धानु यात्रा शुरू की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में यह यात्रा प्रारंभ की गई है। दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर माना जाने वाला धानु यात्रा उत्सव 27 दिसंबर को पश्चिमी उड़ीसा के बरगढ़
शहर में शुरू हुआ और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी 11 दिवसीय उत्सव की शुरुआत के साथ पूर्वी राज्य के लोगों को बधाई दी और 2 साल के अंतराल के बाद महोत्सव शुरू हुआ। और इस उत्सव में लाखों लोगों के दिलों को छूने वाली लोक कलाओं के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण से संबंधित प्रसंगों को प्रस्तुत किया जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लक्ष्मी सिंह किस राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश की पहली महिला कमिश्नर बनी है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नर पद पर लक्ष्मी सिंह को तैनात कर दिया गया और वे नोएडा की टॉप कॉप होगी और यूपी में इस पद तक पहुंचने वाली वे पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। और राज्य सरकार ने पुलिस महानिरीक्षक आईजी लखनऊ रेंज लक्ष्मी सिंह को नोएडा का प्रभार देते हुए राज्य की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। यही है लक्ष्मी सिंह। लक्ष्मी सिंह को बेहद तर्रार पुलिस अधिकारियों में शुमार किया जाता है और वह अपने शानदार प्रदर्शन और जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन करने के लिए आईपीएस लक्ष्मी सिंह को कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। इस कड़ी में लक्ष्मी सिंह को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक से भी सम्मानित किया गया है। इसके अलावा गृह मंत्रालय पीटीएस मेरठ में भारत में नंबर 1 संस्थान घोषित करते हुए 2 लाख रुपए का इनाम भी दे चुका है और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पुरस्कार के तौर पर उन्हें 9 mm की पिस्टल भी दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज का सेशन ये समाप्त